नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाइए और आज का प्यारा सा सेशन आपका स्टार्ट करते हैं जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। फ्राइडे को आपकी लास्ट क्लास है या कल ही आपकी लास्ट क्लास कर देंगे बस? क्योंकि अब तो सब कुछ हो गया है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से तो आपकी लास्ट क्लास कल या हो जाएगी, कल ही हो जाएगी, क्योंकि कुछ है नहीं है पढ़ाने को। हाँ, कल आपकी लास्ट क्लास है बस। कल आपकी लास्ट क्लास है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, चलो। आज का पहले तो सेशन में स्टार्ट करवाऊंगी भूकंप वाला। भूकंप का चैप्टर पढ़ा दूं, उसके बाद हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला चैप्टर कवर करेंगे। पहले भूकंप पढ़ लो। भूकंप, भूकंप या अर्थक्वेक। देखिए, ये जो भूकंप है या अर्थक्वेक है, सबसे पहले बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी की क्रस्ट क्रस्ट में, यानी कि आपको याद रखना है। अभी हम बताएंगे, पृथ्वी की तीन परतें हैं। पृथ्वी को तीन परतों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ऊपर वाली का नाम है क्रस्ट, नीचे वाली का नाम है मेंटल मेंटल और लास्ट वाली का नाम है कोर। क्या है? कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो पृथ्वी के क्रस्ट में मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं इस वाले की बात कर रही हूँ कि पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक से उत्पन्न होने वाला जो कंपन है, वो क्या कहलाता है? वो उसे भूकंप कहा जाता है। कि क्रस्ट में अचानक से क्या हुआ? उत्पन्न हुआ कोई भी कंपन, उसे हमने किसकी संज्ञा दे दी? भैया, वो भूकंप आ गया। अब कोई आपसे ये पूछे कि भूकंप किस वजह से आ सकते हैं, तो आप बोलोगे मैम, भूकंप आने के कारण दो हो सकते हैं, एक मानवीय और एक प्राकृतिक। है ना? मानवीय भी हो सकते हैं भाई भूकंप। मानव मानव आजकल आपको पता है परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, जगह जगह बांध बना रहे हैं। लगातार भैया जमीन की खुदाई हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है। और एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे बोलते हैं प्लेटों का आपस में टकराना। तो प्लेट, कभी तो प्लेटें, आपको याद रखना है, प्लेटें तीन तरीके से टकराती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या? एक तो प्लेट इधर से आ रही है, किधर से, तो यूं करके टकराएगी। और एक प्लेट इधर को जा रही है, दूसरी इधर को जा रही है, तो अलग अलग। एक ऐसे टकराएगी, ऊपर नीचे। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर है प्यारे साथियों जी? पहले तो आप मुझे सभी ये बता दीजिए जी। हाँ, ज्वार भाटा हो गया, उतना ही था जी। दीर्घ ज्वार, लघु निम्न ज्वार, सबसे बड़ा ज्वार, फंडे की खाड़ी में सबसे ज्यादा ज्वार, सब बता तो दिए कल जी। फिर क्या स्टार्ट होगा? फिर आपकी मंडे से इकोनॉमिक्स चलेगी। मंडे से आपकी इकोनॉमिक्स चलेगी अब, और क्या। अब बहुत दिन हो गए, देखो आज लिख कर पढ़ाने से आपका जो है, मैंने लिख कर पढ़ाया है, बाइलिंगुअल पढ़ाया है, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास हुई है, वरना कभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती। तो मैं भूकंप के बारे में लिखवा दूं, आपको समझ में आया है ना? कि कैसे कैसे अब जो है, जो भूकंप है, भूकंपी तरंगों में, भूकंपी तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक, एक दीर्घावधिक तरंगे। तो प्राथमिक तरंगों को हम पी वेव्स भी बोलते हैं, द्वितीयक तरंगों को हम एस वेव बोलते हैं, और दीर्घावधि तरंगे यानी लॉन्ग पीरियड वेव्स को हम एल वेव्स बोलते हैं। तो क्या आपको अब मैं यहाँ तक समझ में आया जो जो मैंने बताया? है ना? पहले मैंने आपको जो समझाया वो मैं लिखवाती हूँ यहाँ पे। मैंने आपको ये लिखवाया कि पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक से उत्पन्न होने वाला, पृथ्वी की पृथ्वी के क्रस्ट में
पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक से उत्पन्न होने वाला, अचानक से उत्पन्न होने वाला कंपन, कंपन भूकंप कहलाता है। लेकिन इस क्लास के बच्चों ने ना सच में मुझे बड़ा निराश किया है। मैंने उन्हें लिख के पढ़ाया, उन्होंने इस लिखने की कोई वैल्यू ही नहीं समझी। ठीक, आपको पीडीएफ से पढ़ना ज़्यादा पसंद था तो आप मुझे शुरू से बताते, मैं आपको पीडीएफ से ही पढ़ाती। हाँ, थोड़ा सा भाई आपने देखो, मैंने लिख के पढ़ाया, बाइलिंगुअल पढ़ाया, तो उसमें हर आप खुद जानते हो, मैं अगर दो भाषाओं में लिखूंगी तो टाइम तो लगेगा ही नहीं। लेकिन आपने इसकी कोई वैल्यू नहीं समझी, इसकी ज़ीरो वैल्यू कर दी आपने मेरे इस तरीके से पढ़ाने की। मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था कि आप कैसे पढ़ना पसंद करोगे। पीडीएफ से पढ़ना पसंद करोगे तो मैं 101% आपको पीडीएफ से पढ़ाती। सच में आप बताओ, कुछ बच्चे ने बहुत निराशा करी है इस बैच में, और इतना अच्छे से पढ़ाने के बावजूद भी उन्होंने ये सब करा तो सही नहीं लगा। इससे तो अच्छी पीडीएफ से पढ़ा देती, कुछ और देर जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाता। इस सडन वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट, इतने दिल से पढ़ाने के बावजूद भी इतनी बुराई मिली, बड़ी गलत बात निकली। अच्छा नहीं लगा ये वाला बैच, अच्छा थोड़ा सा निराशाजनक रहा ये वाला बैच मेरा। सडन वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। आपको पहली अगर पढ़ना था लिख आपको अगर पहले ही पढ़ना था तो मैं बता देती। एक मिनट, हेलो। करें यहाँ तक ये हाँ, कॉल आया है कि बारिश हो रही है बहुत तेज। ठीक है। ये पृथ्वी के क्रस्ट में अचानक से उत्पन्न होने वाला जो कंपन है वो भूकंप कहलाता है। ठीक, अब ये भूकंप के क्या क्या कारण हो सकते हैं, भूकंप किस किस वजह से आ सकते हैं, ये आपको मैं बता रही हूँ। भूकंप के कारण, भूकंप के कारण, भूकंप के कारण, केस ऑफ अर्थक्वेक। केस ऑफ अर्थक्वेक, मानवीय या प्राकृतिक। एक मैं देख के आऊं बारिश हो रही है क्या, जरा एक मिनट रुके। बारिश थोड़ी हो रही है ना, बारिश सही है। भूकंप के कारण, केस ऑफ अर्थक्वेक, केस ऑफ अर्थक्वेक, केस ऑफ अर्थक्वेक यानी मानवीय। एक तो मैन मेड होगा और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक होगा, नेचुरल, नेचुरल होगा, ये बात आपको याद रखना है। अब जब मानवीय किस तरीके से हो सकते हैं भैया, क्या होगा मानवीय में, परमाणु परीक्षण। आजकल लोग परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, सड़कें तथा बांध का निर्माण, सड़कें तथा बांध का निर्माण, बांध का निर्माण जिससे लगातार खुदाई, मेजर रीजन है ये, लगातार खुदाई। न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जी। अब प्राकृतिक कैसे हो सकते हैं भाई, मानवीय तो ये है मैम जी। अब प्राकृतिक कैसे होंगे, तो अब प्लेटों का आपस में टकराना, प्लेट भी तो है ना पृथ्वी के अंदर, प्लेटों का आपस में टकराना, प्लेटों का आपस में टकराना, प्लेटों का आपस में टकराना, प्लेट मूवमेंट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, प्लेट मूवमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लेट मूवमेंट इसे बोला जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, हम तो आपको बहुत सम्मान करते हैं ऋषि, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। ये तरीका ठीक है मैम, ऐसे नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं मैं लिखकर पढ़ाती हूँ, तो मैम आप ऐसे ही पढ़ाती हो, ये है लिखने में ही टाइम खर्च कर देती हो सारा। भाई आप एक बात बताओ, मैम एक की तरफ मत जाओ मैम, 99 की तरफ जाओ, हाथ से ही अच्छा पढ़ाती हो आप। जी। जी। कौन सा पॉइंट गलत है वर्षा, आप मुझे एक बार और बताएंगे प्लीज। पृथ्वी की जो पृथ्वी को तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ये एक बच्चा कह रहा है मैम कि क्रस्ट क्या होता है। हाँ। जी। पृथ्वी के अंदर ना परतें होती है ना, तो उनमें से एक ही परत का नाम क्रस्ट है। जी। इकोनॉमिक्स आपकी मंडे से स्टार्ट होगी, या विनय सर आपको बता देंगे कब स्टार्ट होगी। मैं उनसे आज फोन पे पूछती हूँ कि कब करते हैं, कल मैं बताती हूँ मैं। जी। चलिए आगे बात करते हैं। जितना कराया उससे बाहर नहीं जाएगा आप, ये मैं पूरे शिद्दत से पूरे दिल से मैंने आपको पढ़ाया है। सच में मैं ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ाती कि छोड़ छाड़ के पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा है। और कौन सा भी आपका पेपर आ गया है, सबडक्शन, इस तरीके से अगर देखो प्लेटें ऐसे एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पे फोल्ट पड़ते हैं इस जगह। अच्छा, एक प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं यहाँ पे, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, तो इसे बोलते हैं स्प्रेडिंग। SPREADING, स्प्रेडिंग। तो इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, और यहाँ पे इस तरीके से प्लेटें टकरा सकती हैं, तो इसे बोलते हैं लेटरल बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग बोलते हैं, लेटरल स्लाइडिंग, कि प्लेट का जो मूवमेंट होगा वो इस तरीके से हो सकता है, लेटरल स्लाइडिंग। ठीक है। अच्छा, ये जो भूकंपी, अब देखो भूकंपी तरंगे पड़ते हैं, ये आपकी हो गई, हाँ बहुत अच्छा, सबकी समझ में आ रहा है, वेरी गुड, है ना। तो प्लेट, ये प्लेटों को टकराने का मोमेंट है, ये इस तरीके से होती हैं, ये मैंने आपको बताया है ना, कि जो नेचुरल प्रोसेस है वो इस तरीके से होगा। अब आगे बात करते हैं भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे, सिस्मिक वेव्स, सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स में आपको ये तीन तरह से डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक, दो, तीन। ये हो गई प्राथमिक, यानी प्राइमरी।
प्राथमिक यानी प्राइमरी, द्वितीयक यानी सेकेंडरी। द्वितीयक यानी सेकेंडरी, इंग्लिश हिंदी दोनों में याद करनी है। एक है दीर्घावधि तरंगे, दीर्घावधि दीर्घावधि तरंगे, लॉन्ग पीरियड वेव्स। लॉन्ग पीरियड वेव्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, इन्हें शॉर्ट में अब मैं आपको बता दूं, ये तो बड़े में बोल दिया, इन्हें पी वेव्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इन्हें? पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। इन्हें ये भी इस तरीके से भी बोल सकते हैं, पी वेव्स, एल वेव्स। और इसमें अब पी वेव्स, एस वेव, इनकी विशेषताएं क्या हैं ये लिखेंगे। जैसे पी वेव्स है तो पी वेव्स में जो गति रहेगी भूकंप की वो क्या रहेगी प्यारे साथियों? सर्वाधिक रहेगी। इसमें गति सर्वाधिक रहेगी। ये अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य तरंगे यानी लाइक साउंड वेव्स, कुछ इस तरीके से लाइक साउंड वेव्स की तरह चलेंगी। क्या हो गया? लाइक साउंड वेव्स की तरह चलेंगी, लाइक साउंड वेव्स, लाइक साउंड वेव्स, साउंड वेव्स। चोटू मान ली हो। हाँ, हाँ। यहाँ बैठो, नीचे खेल लो थोड़ी देर, दिखा दे 5 मिनट। साउंड वेव्स, ठीक है। हाँ, तो क्या किया, ठीक है। यहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंगे लाइक साउंड वेव्स ठोस में तीव्र गति से चलती हैं। पी वेव्स जो हैं वो ठोस में कैसे चलेंगी? अगर सॉलिड में चलेंगी ठोस में तीव्र गति से चलेंगी। ठोस में कैसे चलेंगी? तीव्र गति से चलेंगी, ये अच्छे से याद रखना है। तीव्र गति से, तथा तरल में मंद गति से चलती हैं। तथा तरल में मंद गति से चलती है, मंद गति से चलती है, ठीक है, मंद गति से चलती है। और ये क्या होती है, जब भूकंप आता है ना तो पी वेव्स ना सबसे कम खतरनाक होती हैं, ये सबसे कम विनाशकारी होती हैं, सबसे कम खतरनाक, सबसे कम खतरनाक है ये ज्यादा इतनी विनाशकारी नहीं होती। कहने का मतलब ये है ये कम विनाशकारी है इन दोनों के मुकाबले। अच्छा, अब ये वाली की बात कर ली जाए। इसमें जो गति है, एस वेव्स में जो गति है, इसमें गति पी से कम रहेगी, पी से खाली खाली दे दे। ये है अनुप्रस्थ तरंगे, ये क्या है? ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये ध्यान रखना। अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यानी लाइक लाइट वेव्स, लाइक लाइट साउंड वेव्स की तरह। कौन है? लाइक लाइट वेव्स, लाइट वेव्स यानी मतलब कि इस तरीके से सीधी, और ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चलेंगी। ये केवल सिर्फ ये ठोस में तीव्र गति से, ये सिर्फ, ये याद रखना, ये केवल ठोस में चलती है, ये केवल ठोस में चलती है, ये केवल ठोस में चलती है। तेज से बजा दे, हाँ। सॉलिड में चलेगी, सॉलिड में, ये सॉलिड में चलती हैं। पी तरंगों से कम तीव्रता होती है, पी तरंगों से कम तीव्रता होती है इनकी। मतलब ये पूछा जाता है तो आपको ये बताना ही है। अब आती है द्वितीयक, ये ध्यान देंगे,
ये इसकी गति, इसकी गति सबसे कम होती है, इनकी गति सबसे कम, इनकी गति सबसे कम होगी, इनकी गति सबसे कम रहेगी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इनकी गति सबसे कम रहेगी, इसकी गति सबसे कम। ये धरातल के ऊपरी हिस्सों में ही चलती है, ये धरातल के ऊपरी हिस्सों में ही चलती है। ये धरातल के ऊपरी हिस्सों में ही चलती है, ये बात याद रखेंगे। और अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, और ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं। ये सर्वाधिक विनाशकारी विनाशकारी तरंगे, ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं, ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं। समझ आया जी? देखिए, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये भूकंपीय तरंगों को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और दीर्घावधि तरंगे। जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, इनमें गति क्या होती है, एक बार मेरे साथ सभी रिवीजन करेंगे। प्राथमिक तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे लाइक साउंड वेव्स की तरह होती हैं। ये ठोस में तीव्र गति से तथा तरल में मंद गति से चलती है, मतलब ठोस में तीव्र गति से चलेगी, और ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, ये कम खतरनाक होती हैं। अब गति, ये इसकी गति द्वितीयक तरंगों की पी से कम होती है। ये अनुप्रस्थ तरंगे लाइक लाइट वेव्स, ये केवल ठोस में ही चलती हैं, और पी तरंगों से इनकी कम तीव्रता रहती है, इनमें गति सबसे कम। ये धरातल के ऊपरी हिस्सों में ही चलती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं, और ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं। ये कैसी तरंगे हैं? सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक मैप बना के दिखाती हूँ, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, सभी साथी ध्यान देंगे। ये आपकी पृथ्वी, सपोज करो ये पृथ्वी है, ध्यान देंगे। अच्छा, यहाँ से तरंगे निकली इस जगह से, एक इधर को निकली, एक इधर को निकली, और एक इधर को निकली, इस तरीके से निकली। तो इन्हें, जो मैंने इन्हें बनाया है, जो मैंने इन्हें बनाया है, ये क्या है? ये आपकी क्या है प्यारे साथियों? ये भूकंपीय तरंगे हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं भूकंपीय तरंगे। समझ में आया? इन्हें भूकंपीय तरंगे बोलते हैं। अच्छा, ये, और ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है? यहाँ से ये भूकंप मूल है। ये क्या है? ये भूकंप मूल है। ये क्या है? ये भूकंप मूल है। इसे इंग्लिश में फोकस बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। मतलब यहाँ से क्या हुआ, जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों का उद्गम हो, मतलब भूकंपीय तरंगे क्या की गई, अभी यहाँ महसूस नहीं की गई। महसूस तो पृथ्वी, ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी का पार्ट है, तो महसूस तो ऊपर की जाएगा। जब भूकंप आएगा तो ऊपर ही तो महसूस होगा। ये तो इतनी अंदर से, पृथ्वी के अंदर से भूकंप आ रहा है अभी अभी। तो ये ध्यान रखना, भूकंप मूल किसे बोलते हैं? जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों का उद्गम हो, भूकंप मूल किसे बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों का, भूकंपीय तरंगों का तरंगों का उद्गम हो, उद्गम हो। हमेशा याद रखना। अभी यहाँ पे महसूस, महसूस तो हम कहाँ करते हैं? पृथ्वी के ऊपर ही तो महसूस किया जाएगा। द प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट, द प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट
द प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम वेयर सीस्मिक वेव्स फ्रॉम वेयर from where seismic waves start moving is called focus. Chap is called focus where seismic waves, ध्यान देंगे, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना. मूव्स स्टार्ट मूविंग इज कॉल्ड फोकस, इज कॉल्ड फोकस. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. और ये तरंगे हमने मान ली ए बी सी डी, कोई भी हो सकती है, ए बी और सी तरंगे, तो ए बी सी है. अब ये जो भूकंप मूल से जो भूकंप आया, ये तरंगे यानी कि हमने यहाँ महसूस किया, इस जगह हमने बी पे हमने क्या किया, महसूस किया, तो इसे बोलते हैं, जहां हमने महसूस किया भूकंप को उसे बोला जाता है एपी सेंटर. एपी सेंटर बोला जाता है, एपी सेंटर. क्या बोला जाता है, एपी सेंटर. एपी सेंटर किसे बोलते हैं, यहाँ पे मतलब हमने महसूस किया, जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले महसूस हुई, जहाँ हमने महसूस किया, तो जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले महसूस हुई, जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले महसूस हुई, सबसे पहले महसूस हुई, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, उसे बोलते हैं द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, द प्लेस ऑन द अर्थ surface, the place on the earth surface where the seismic waves where the seismic waves reached first is called epicenter, ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, इज कॉल्ड एपिसेंटर. ठीक है, ये पता चल गया. जिस भूकंप मूल किसे बोलते हैं, जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों का उद्गम हो, उद्गम और महसूस, यहाँ महसूस की जाएंगी एपिसेंटर पर, यहाँ से उद्गम होगा. इन पे दो पे आप फोकस कर लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. जी हो गया. फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे, है ना जी. सर ने पढ़ाया होगा आपको जब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, आप ऐसे कैसे भूल जाते हो ये. जी यशराज, आपने फिजिक्स में सर से पूछा था, ध्वनि तरंगे और वो वाली तरंगे जिसमें ध्वनि तरंगे चलती हैं. मैम आज तो दिखा देना छुटकी, छुटकी को तुमने कई दफा देख लिया है, छुटकी छुटकी. चलो ठीक है, ये समझ में आया. जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों का उद्गम हो से भूकंप मूल, जिसे एपिसेंटर, जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले महसूस हुई हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. अब बात करते हैं भूकंप का मापन. भूकंप का मापन यानी मेजरमेंट किससे किया जाता है,
मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का मापन किससे किया जाता है? सीस्मोग्राफ से। तो सीस्मोग्राफ भी कई टाइप के होते हैं। समझ में आया? सीस्मोग्राफ। जी जी, आपको याद रखना है सीस्मोग्राफ। ठीक है, किससे किया जाता है? सीस्मोग्राफ से। अब जो सीस्मोग्राफ है ये भी 3 प्रकार के पैमाने होते हैं भूकंप को नापने के। नंबर 1 कौन सा, नंबर दूसरा कौन सा, और नंबर तीसरा कौन सा? नंबर पहला जो आपको मैं बता दूं, रिक्टर स्केल होगा। कौन सा होगा? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल होगा। दूसरा मर्केली स्केल। मर्केली स्केल होगा, और तीसरा रॉसी फेरल होगा। तीसरा रॉसी फेरल होगा। तीसरा रोसी फेरल होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा? रोसी फेरल होगा। ठीक है, रिक्टर, मर्केली और रोसी फेरल। रिक्टर, रिक्टर स्केल होगा, मर्केली स्केल होगा, मर्केली होगा, और तीसरा होगा रॉसी फेरल। तीसरा कौन सा होगा? रॉसी फेरल। रॉसी फेरल होगा। इसमें 0 से 9 तक अंक होते हैं। इसमें अलग अलग अंक होते हैं इन पैमानों पर। तो इसमें कहाँ तक अंक होंगे? 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं बस। इसमें आगे अंक नहीं होते। इसमें 1 से 12 तक अंक होते हैं। इस वाले में 1 से 12 तक अंक होते हैं। और इसमें कितने अंक होते हैं? 1 से 11 तक अंक होते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे किस तरीके से, जैसे आपका ये पैमाना है, सपोज करो आपका ये पैमाना है, तो ये 0 धराओ, 0, और ये लेके सिर्फ 9 तक होंगे। सिर्फ 9 तक होंगे। फिर ऐसे ही इसमें बात करें, ऐसे करके ये कहाँ तक होंगे? ये 12 तक। ऐसी इसकी बात करें, 1 2, 0 से लेके ये 11 तक, लास्ट 11 तक। बस लास्ट कहाँ तक होगा? लास्ट 11 तक ही होगा। लास्ट कहाँ तक होगा? 11 तक ही होगा। ठीक है, ये आपका पूरा अच्छे से निपट गया है। जी, हो गया यहाँ तक? अब बताओ। ऋषि, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेट पाई जाती हैं। अच्छा, अभी फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई आपके बैच में? ओहो, तभी तो आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैम, लाइट बंद करने का टाइम हो गया है, छोड़ दीजिए। जी,
रिक्टर स्केल भूकंप को मापन जो होता है वो सीस्मोग्राफ से होता है, लेकिन भूकंप की जो मापने, ये क्या बता रहे हैं मैम जी, एक बार पहले आप पढ़ लो। चैप्टर कंप्लीट हो गया है बहुत अच्छे से, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें जो आपको याद रखना है भूकंप वाले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है कि किसमें गति ज्यादा किसमें गति कम, ये याद रखना। ठीक है। और भूकंप मूल किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट, भूकंप मूल किसे कहते हैं, एपी सेंटर किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट, कि जहाँ पे महसूस हुई वो एपी सेंटर, और जहाँ से उद्गम हुआ वो क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है मैम, फिजिक्स। अच्छा, मुझसे झूठ भी बोलते हो, सही है, ठीक है, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया आपका, बताओ जल्दी। चट्टाने हो गई, भूकंप का चैप्टर हो गया आपका, और बचा क्या अब। हाँ हाँ, लास्ट किस, सही कह रहे हो। लास्ट के पैमाने में, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो चैप्टर है वो कर लिया जाए अब। जी, भूकंप आया समझ। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो भी आपकी सही है। जी, ज्यादा इसमें देखो ध्यान से पढ़ेंगे। मैम, मैम ओशन और विंड्स और रह गए हैं, वो और करवा देना। पॉपुलेशन का जो टॉपिक है वो आपको वो करवाएंगे, विनय सर करवाएंगे, मैं विनय सर को बोल दूंगी। महासागर वो मैं बोल रही हूँ। चलो, जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं इन्हें, इसको आप, मैं बताती हूँ इसको, थोड़ा सा आप क्या करो, थोड़ा सा समझ लो जहां पे मुझे समझाने का, बाकी मैं इसको कवर करवाती हूँ। आ जाओ तुम यहाँ पे देखो, भूकंप का तो आपका पूरा अच्छे से चैप्टर फिनिश हो गया। अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाली। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो नोट्स बनाते हैं ना वो अच्छे से बनाओ। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सबसे पहले तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ये जो है इसका कारण, मतलब इसमें क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा बताओ। जी, बताओ जल्दी से, आंतरिक संरचना में क्या देखने को मिलते हैं, कौन कौन से तत्व मिलते हैं आपको देखने में। और संरचना, ये जो पृथ्वी की जो परतें होती हैं ये कितने प्रकार की होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, बताओ। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, संरचना
जैसे कि हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है, तो रॉक्स चट्टानें मिलेंगी, चट्टान मिलती है ये आपको। रीजन, भूकंप या ज्वालामुखी आने हैं इससे। जब चट्टानें वगैरह में हलचल होता है तो क्या आता है, भूकंप या ज्वालामुखी, ये होता है। अर्थक्वेक, और वोल्केनो, ये आपको याद रखना है। जी, इसके अंदर जो पदार्थों की अवस्था होगी वो कैसे हो सकते हैं, वो किस अवस्था में हो सकते हैं भैया, वो जो पदार्थ रहेंगे उनकी जो अवस्था है यानी स्टेट है, वो आपके इसके अंदर मिलेंगे। ठोस में भी मिल सकते हैं पृथ्वी के अंदर चीजें, और द्रव में भी मिल सकती हैं, दोनों में ही मिल सकती हैं। सॉलिड में भी मिल सकती हैं, सॉलिड में भी मिल सकती हैं, और लिक्विड में भी मिल सकती हैं, लिक्विड में भी मिलेंगी। और आपको ये ध्यान रखना है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पदार्थ या तत्व, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, इसमें जो सबसे ही इम्पोर्टेंट, और ये एग्जाम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। जैसे आपको मैं बता दूं, ये जो परतें हैं, ये लेयर्स हैं, हमें कौन सी वाली पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेयर्स। तो आप क्या बोलोगे, मैम जो लेयर्स पढ़नी है हमें रासायनिक वाली पढ़नी है, रासायनिक परतें पढ़नी होती है। ये है कैसी, रासायनिक परतें, इन्हें भी परतों को बांट के पढ़ते हैं एक, और यही वाली एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है बस, बाकी कोई नहीं पूछी जाती। केमिकल लेयर ज्यादा पूछी जाती है, ये याद रखेंगे, केमिकल लेयर ज्यादा पूछी जाती है। केमिकल लेयर ये कितनी होती है, इसकी केमिकल लेयर 3 परत है। कितनी परतें हैं केमिकल, 3 परतें हैं। कैसी है, इन्हें आप डायग्राम में दिखा सकते हैं। देखो इस तरीके से, 1, 2 और 3। सबसे ऊपर वाली कौन सी, क्रस्ट, पृथ्वी को, और ये मेंटल, ये मेंटल, और ये वाली क्या है, कोर है। ये क्या है, सबसे नीचे वाली कोर या क्रोड बोलते हैं, कोर या क्रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो कोर, ऐसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कोर, मेंटल के निचले भाग, ये ध्यान रखना। जैसे क्रस्ट है तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण भी पूछ लेता है कि ये किससे बनी है, ये किन पदार्थों से मिलकर बनी है, मतलब क्रस्ट के अंदर क्या रहेगा ये पूछा जाएगा। तो इसका जो निर्माण होगा वो सिलिका और एल्यूमिनियम के मिलने से होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम के मिलने से होता है। इसलिए क्रस्ट परत को क्या कहा जाता है, सियाल की संज्ञा भी दी जाती है, इसे सियाल भी कहा जाता है। अच्छा, किस परत को मेंटल कहा जाता है, परत को मेंटल, तो बीच वाली को। तो मेंटल को सीमा भी बोलते हैं। सीमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका निर्माण सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर हुआ है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोर का जो निर्माण होता है वो निफे यानी निकिल और फेरस से मिलकर होता है, निकिल और फेरस से, मतलब सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम और निकिल और फेरस। ये इसका मतलब याद रखना है कि क्रस्ट जो है ये किससे, सियाल, मेंटल सीमा और कोर निफे, ये याद कर लेना। क्रस्ट समझ आया, जी जी बताओ जल्दी से। और कोर हमेशा याद रखना, देखो कोर आपको कहाँ मिलेगी, मेंटल के नीचे मिलेगी। मेंटल के निचले भाग को क्या कहते हैं, कोर। क्रस्ट के निचले भाग को क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और ये निकिल प्लस लोहा इसमें रहता है, और ये याद रखना ये ठोस अवस्था में है। ये किस अवस्था में है, ये हमेशा याद रखना, कोर का जो पार्ट है वो ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, ये बिल्कुल सॉलिड है, ठोस अवस्था में, हमेशा याद रखना ये ठोस अवस्था में है। जी, ये समझ आया।
कोर का निर्माण किससे मिलकर होता है? निकेल प्लस लोहे से मिलकर होता है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है जी। अब क्या होता है, पहले तो आपको इतना ही याद करना है, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी के अंदर जैसे जिस पे हम खड़े हैं ना, उसके अंदर की बात कर रही हूँ मैं इस टाइम। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कितने भागों से मिलकर बना है? बोलो नाम। 3 भागों से मिलकर बना है। कितने भागों से? चुप। 3 भागों से मिलकर बना है क्रस्ट, और क्रस्ट को भूपर्पटी भी कहते हैं। क्रस्ट को क्या कहते हैं? भूपर्पटी भी कहते हैं। क्रस्ट को भूपर्पटी, मेंटल कोड, मेंटल कोर, क्रस्ट को भूपर्पटी भी कहते हैं। भूपर्पटी। बस 2 मिनट और छोड़। क्रस्ट को ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? और ये बिल्कुल ना, ये ठोस परत पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसे ले जा सकते, 2 मिनट गैलरी में ले जा आराम से, ठीक है? बस बस बस। हिंदी में लिख दो, कारण क्या? डांटो मत यार, वो बहुत रो रही है बच्ची, बहुत रो रही है। ये 2 घंटे, ये जीडी का कर्मा बैच और ये आपकी क्लास में लगातार 2 घंटे होते हैं, तो वो 2 घंटे रह नहीं पाती है। मैं 2 घंटे अब एक भी क्लास लगातार नहीं लूंगी उसकी वजह से। उस सच में उसका ना, मैंने मुझे ऐसा लग रहा है, उसे देख के दया भी बहुत आती है। उसका गला बैठ गया है रो रो कर, वो इतनी बेचारी रोती है। अब बताओ, 2 घंटे क्लास में मैं लगातार 2 घंटे क्लास लेती हूँ, 5 से 6 मेरी एसएससी जीडी में है, फिर अब आपकी है, तो वो 2 घंटे रुक नहीं पाती, वो रोती है, उसका गला बैठ गया है। अब तुम्हारा भी देखना होता है, तो सब चीज़ें ही हैं। तो ये कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम इसको ना आप उसमें लिख दो। किसमें? हिंदी में। क्रस्ट या भूपर्पटी। ये मेंटल, और ये कोर या क्रोड, कोर या क्रोड, ठीक है? ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। बस यहाँ तक समझ में आया? ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, वो 2 घंटे रुक नहीं पाती। कल मैं आपकी किसी और टाइम क्लास ले लूं? टाइम खाली है, 2 से 3 आप खाली रहोगे? 2 से 3 ले लूं क्लास? जल्दी बताओ, 2 से 3 कोई क्लास तो नहीं है? 2 से 3 नहीं है तो कल मैं क्लास 2 से 3 लगवा लूंगी आपकी। बताओ जल्दी बताओ। तो 2 से 3 क्या पता मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी बढ़ा दूं, अगर वो रुक जाए तो। 2 से 3, 2 से 3 तुम्हारा कोई टाइमिंग तो नहीं है ना? सियाल की। केमिस्ट्री की है? नहीं तो फिर मेरे पास ना कोई और टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी फिर और शेड्यूल सारे फिक्स हैं। नहीं, 3 से 4 मैं नहीं ले पाऊंगी। 3 से 4 क्लास ली तो फिर वही 2 घंटे की लगातार हो जाएगी। 3 से 4 में क्लास लूंगी। हाँ, फिर वो 5 से 6 से सीजीडी में आ जाएगी। ठीक है, नहीं लेने की मैं क्लास, इसी टाइम ले लेंगे, जितना पढ़ाया जाएगा उतना पढ़ा लेंगे। कोई नहीं, 1 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे बस। अब तो हो ही गया वैसे भी, हो गया, ठीक है। चलो, तो ये जो है इतना ही याद रखो, बाकी इसका ना मैं कल करवाऊंगी अब, है ना? क्रस्ट के आगे कल करवा देंगे, या आपको ये मैप बना के दिखाई दूँ?
देखो इधर आओ, अब ना क्या होता है, ये ऊपर का पार्ट आपको मैंने बता दिया कि मैं ये ऐसे ऐसे है प्यारे साथियों, क्रस्ट मेंटल कोर। लेकिन पता है क्या होता है, कुछ जो महान भूगोल वेत्ता हैं उन्होंने भी क्रस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने भी कहा भैया क्रस्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अब ऐसे करके उन्होंने जब डिवाइड करा, तो ऊपर का अपर क्रस्ट, नीचे का लोअर क्रस्ट। ये लोअर क्रस्ट ऐसे। फिर इसके बाद मेंटल, कुछ एक और भूगोलवेत्ताएं उन्होंने कहा भाई मेंटल को भी हम दो भागों में ही डिवाइड करेंगे। मेंटल को भी हम दो भागों में ही डिवाइड करेंगे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। दिख रहा है? फिर ये भी दो भागों में बटा, आउटर कोर और इनर कोर। आ गई। चलो ऐसे करते हैं, इस मैप को कल ही समझाएंगे। जी, कल समझाऊंगी इस मैप को दोबारा। ठीक है। ठीक है, अच्छा 3 बजे नवीन सर का, कोई नहीं इसी टाइम ही लेंगे। चलो कल इसका मैप ना मैं कल समझा दूंगी। थैंक यू।